दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक बेटा अपनी मां को लेकर गया। उनके दाएं कंधे की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने कहा एमआरआई करानी होगी। एमआरआई कराने के लिए जब प्रिस्क्रिप्शन लेकर वो लड़का अपनी मां को उनके पास गया तो उन्होंने उस पर तारीख लिख दी 2 फरवरी 2026। और उसके बाद उस लड़के को लगा गलती से यह लिखा गया है तो उसने पूछा आपने 2026 लिख दिया है। तो जो वहां शख्स बैठा हुआ था जो तारीख लिख रहा था उसने कहा जी नहीं, इतनी भीड़ है कि आपका नंबर 2026 के फरवरी में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। एलएनजेपी के भीतर एमआरआई हो, अल्ट्रासाउंड हो या सीटी स्कैन हो, 5 महीने से पहले तारीख आपको मिल नहीं पा रही है क्योंकि मशीन बहुत कम है। यह दिल्ली के भीतर की स्थिति है। यहां पर एक सवाल हर किसी से हर कोई पूछ सकता है, क्या इस देश के भीतर चुनाव के मौके पर कोई नेता कुछ भी कह दे, कोई भी वादा कर ले और जनता टकटकी लगाकर उसकी तरफ देखती रहे और कोई जवाब देने की स्थिति में ना हो, कोई जिम्मेदारी लेने की स्थिति में ना हो? यह सवाल नेताओं के साथ तो ठीक है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री एक स्टार प्रचारक के तौर पर जब राज्यों में जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो क्या वह प्रधानमंत्री पद छोड़कर जाते हैं? सिर्फ स्टार प्रचारक होते हैं, सिर्फ एक नेता होते हैं, या उनके साथ तमगा इस देश के प्रधानमंत्री का भी लगा होता है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सरकार चलाते वक्त कितने बड़े बड़े ऐलान किस किस रूप में करते हैं, इसका कोई सानी नहीं है। उसका एक कच्चा चिट्ठा लेकर आज हम आपके सामने बैठे हैं। और एक क्षण के लिए सोचिए, एमआरआई की एक मशीन 3.5 करोड़ रुपए में आ जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री जब चुनाव का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था उससे ऐन पहले महीने भर के भीतर, अक्टूबर के महीने में जब वो घूम रहे थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन जगहों पर तकरीबन वह 40,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान करके आ गए कि यह योजनाएं हम ले आएंगे। इसी तर्ज पर वो देश भर में घूमे। उन्होंने बताया कि इस देश के 22 एम्स उनकी सरकार लेकर आई। इससे पहले तो एम्स थे नहीं, थे तो 6-7 थे। हमने देखिए 22 एम्स लेकर आए हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है? जानकारी मिली कि इस देश के भीतर में 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज मोदी सरकार के दौर में आ गई। जानकारी मिली कि हर घर, हर गांव, हर घर के भीतर और झोपड़ी तक के भीतर बिजली पहुंच चुकी है। जानकारी यह भी मिली पक्का घर जो टारगेट लेकर चले थे वह 2024 में पूरा हो जाएगा। वादा 2022 का किया गया था, इसलिए आप इंतजार कीजिए, हर किसी को पक्का घर अपना होगा। नल से जल पानी भी आपके दरवाजे पर आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और यह काम बहुत तेजी से चल रहा है। सारी बातें तो प्रधानमंत्री ने ही कही, और यही बात प्रधानमंत्री कहने के लिए राज्यों में चुनाव प्रचार भी करते हैं, जो अपनी उपलब्धियों का पूरा खाका रखते हैं। तो क्यों नहीं आज उस दस्तावेज को ही सामने खोला जाए और जानकारी हासिल की जाए कि जब देश के प्रधानमंत्री रहते हुए स्टार प्रचारक और स्टार प्रचारक रहते हुए एक नेता के तौर पर जब जाते हैं, जिन बातों का जिक्र करते हैं, उन बातों के पीछे क्या क्या होता है। हमें लगता है एक एक करके आज हर चीज को इसलिए सुन लीजिए क्योंकि देश के वित्त मंत्रालय ने तमाम मंत्रालयों को चिट्ठी लिखी है, आपके पास जो पैसा अपने अपने मंत्रालय में बचा है उसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि अब चुनावी बरस आ गया है। जो बचा हुआ पैसा होगा उन पैसों का उपयोग हम अब दूसरी जगह पर करेंगे, और दूसरी जगह का मतलब यह होता है उन क्षेत्रों में जहां से वोट आ सके। यह ग्रामीण रोजगार का क्षेत्र हो या एमएसएमई का क्षेत्र हो, हम तय करेंगे, लेकिन अपना अपना डिपार्टमेंट का बचा हुआ पैसा आप जानकारी दीजिए। हम एक बजट बनाएंगे और इलेक्शन की दिशा में केंद्र सरकार बढ़ जाएगी, और यह सब कुछ दिसंबर से पहले हो जाना है, क्योंकि 3 दिसंबर के बाद तो इस देश की राजनीतिक परिस्थिति बदल जाएगी। तो आइए एक एक पन्ना खोलते हैं। हमने आपसे शुरुआत में ही क्या एम्स का जिक्र कर दिया, तो हमें लगता है बात वहीं से शुरू हो, क्योंकि अनुभव नाम के व्यक्ति ने अपनी मां को हड्डी रोग विशेषज्ञ से एम्स के भीतर दिखाया, और जब उसने कहा कि आपको एमआरआई करानी होगी और एमआरआई की तारीख मिली 2 फरवरी 2026।
मयूर विहार में रहते हैं दिल्ली में कविचल शर्मा। ये मेडिसिन डिपार्टमेंट गए, इनको कहा गया अल्ट्रासाउंड कराइए, इनको तारीख मिली 3 फरवरी 2025। दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एलएनजेपी, 5 महीने इंतजार करना पड़ता है डायग्नोसिस टेस्ट अगर आपको कराना है, उसमें खास तौर से सिटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड, क्योंकि एमआरआई की मशीन सिर्फ एक है एलएनजेपी में, 9 अल्ट्रासाउंड है, 2 गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में है, बाकी 7 में आईसीयू भी चलाना है और पूरे अस्पताल को भी चलाना है, 3 सिटी स्कैन है और इसीलिए वहां पर हर दिन जो आते हैं वो लगभग हजारों की तादाद में मरीज आते हैं। खुद सरकार कहती है कि देखिए 7,000 मरीज हर दिन ओपीडी में आते हैं, 1,600 मरीज तो भर्ती हैं। अब यहां पर सवाल है ये मशीन कितनी कॉस्टली है। जब देश भर में घूमकर प्रधानमंत्री हजारों करोड़ की योजनाओं का ऐलान करते हैं, एम्स को लेकर सरकार बताती है कि हमने 22 एम्स खोल दिए, एजुकेशन का क्षेत्र हो, किसी भी सेक्टर में आप चलते चले जाइए, स्थिति है क्या इस देश के भीतर की। एमआरआई की मशीन, एक मशीन तकरीबन 90 लाख बहुत सस्ती मशीन होती है, 3.5 करोड़ की मशीन सबसे अच्छी मशीन होती है। तो 3.5 करोड़ की मशीन क्या सरकार खरीद पाने की स्थिति में नहीं है? जी नहीं है। एम्स में नहीं है खरीद पाने की स्थिति में और एलएनजेपी में भी नहीं है। 3.5 लाख से 24 लाख तक के बीच में अल्ट्रासाउंड की मशीन मिलती है। सबसे कॉस्टली मशीन इस दौर में सोनोस्कोप ब्रांड की आई है जो 50 लाख में मिलती है, लेकिन उसे भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं, बजट नहीं है। 80 लाख से 4 करोड़ के बीच में सिटी स्कैन मिलता है, लेकिन खरीद पाने की स्थिति में नहीं है। अब यहां पर सवाल था कि प्रधानमंत्री तो इस देश में घूम घूम कर जानकारी दे रहे थे, हमने इतने एम्स खोले, 22 एम्स खोले, और दिल्ली के एम्स की अगर यह हालत है तो इस देश के भीतर का सच क्या होगा। हमें लगता है इसको परखने के लिए एक बात और देखिए, हमारी टीम ने तमाम एम्स जिस जिस शहर में है, जिस जिस राज्य के जिस जिस शहर में, वहां से जानकारी हासिल की और पूरी रिपोर्ट निकाली कि ओपीडी और आईपीडी, आईपीडी का मतलब होता है कि अस्पताल के भीतर के तमाम डिपार्टमेंट्स में मरीजों को भर्ती किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो इसका मतलब है अस्पताल पूरे तरीके से चल रहा है, क्योंकि 24/7 अस्पताल को चलना होगा, लेकिन नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कुछ ही ब्रांच में आईपीडी काम कर रही होगी। जो बाहरी मजदूर आते हैं, मरीज आते हैं, उसको ओपीडी में ले जाया जाता है। ओपीडी कई जगहों पर काम कर रहा है, 2-3 जगहों पर नहीं भी कर रहा होगा। आईपीडी बहुत जगहों पर काम नहीं कर रहा है, कुछ जगहों पर कर भी रहा होगा। तो उसका एक आंकड़ा निकल कर आया कि भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में तो एम्स ठीक तरीके से चल रहे हैं, ओपीडी और आईपीडी दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन रायबरेली, अवंतीपुरा, रेवाड़ी, दरभंगा, इन जगहों पर अभी काम भी शुरू नहीं हुआ है। एम्स का जिक्र प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अब यहां पर सवाल था कहां कहां आईपीडी पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसकी जब लिस्ट देखी गई तो यह हैरानी की बात है कि बीवी नगर, देवघर, बिलासपुर, गुवाहाटी, भटिंडा, गोरखपुर, मंगलागिरी, इन तमाम जगहों पर आईपीडी पूरा काम कर ही नहीं रहा है और कल्याणी और नागपुर में तो लिमिटेड ओपीडी भी काम कर रहा है। यानी ओपीडी भी पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा। यह इस देश के एम्स की एक बेसिक स्थिति है जो उभर कर सामने आती है, और यह स्थिति गुजरात के राजकोट वाले एम्स को लेकर भी है। अब यहां पर सवाल है, प्रधानमंत्री तो लगातार जिक्र करते थे, तो क्या इस देश के भीतर इलाज तक की व्यवस्था नहीं है या इलाज इस रूप में काम कर रहा है? हमें लगता है इलाज से पहले अब आप बेसिक लाइन पर आ जाइए। हर परिवार को पक्का घर दे दिया जाएगा। 2015 में जिक्र था, 2022 तक हो जाएगा। अब तारीख बनाई गई और 2024 कर दिया गया। यह बात कहने से काम नहीं चलेगी। घर बनाने थे 2,95,00,000, घर बने 1,75,00,000, आवंटित जो हुए वो 90 लाख से 1,10,00,000 के बीच का कोई आंकड़ा है जो चल रहा है। यानी जितने बनने थे उसके लगभग 33% या 30-35% तक ही बन पाया है। 2015 से शुरू हुआ था, 2023 चल रहा है, 2022 में पूरा होना था। प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर कहा है। दूसरी स्थिति है हर घर में 24 घंटे बिजली। यह जिक्र तो बार बार होता है, लेकिन जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही सैकड़ों गांव हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची है। और तो और
मुश्किल यह भी है कि इन घरों में बिजली पहुंच जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। इस पर केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट बड़ी शानदार है, वह भी राजस्थान को लेकर। उनका कहना था केंद्र सरकार का कि देखिए 2.5 लाख घरों में बिजली कनेक्शन नहीं था। यह जिक्र हम पिछले साल का कर रहे हैं आपसे। हमने एक बजट बनाया और उसमें 60% हम देते, 40% राज्य सरकार देती। कुल मिला के बजट 1022 करोड़ का था, लेकिन राज्य सरकार ने रुचि दिखाई नहीं तो वो लैप्स कर गया। कमोवेश यही स्थिति क्या मध्य प्रदेश के भीतर सैकड़ों गांव की है जहां बिजली नहीं पहुंची है? तो ऐसे में जो वादा हो रहा था उसका मतलब क्या है? और अगर विद्युतीकरण योजना के तहत पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, फिर 12th प्लान आया जिसमें 1246 करोड़ का जिक्र था, फिर उसके बाद सौभाग्य योजना आई, यह भी 1000 करोड़ से ज्यादा का था, फिर आरपी डीआरपी आया, आईपीडीएस आया, इसमें भी हजारों करोड़ का जिक्र था, लेकिन घरों में बिजली नहीं पहुंची। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिस गांव में 10% घरों में बिजली पहुंच जाए, बिजली डिपार्टमेंट कहता है विद्युतीकरण हो गया। और आंकड़े निकल कर आते हैं कि लाखों घर गांव दर गांव इसीलिए छूट गए इस देश के भीतर में जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ। तो हमने अस्पताल का जिक्र किया, हमने बिजली का जिक्र किया और पक्के घर का जिक्र किया। चौथी स्थिति इस देश के भीतर पानी की है। जिन राज्यों में नल से जल का कार्यक्रम शुरू हो गया है, उन राज्यों की स्थिति बतलाती है कि वहां काम सिर्फ 22% हुआ है। 4 राज्य हैं जहां 22% काम हुआ है। बाकी देश के दूसरे हिस्सों में कब काम होगा यह कहना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यह योजना वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई है और वर्ल्ड बैंक का पैसा इसमें आता है और उसी के जरिए चीजें चलती है। लेकिन गाहे बगाहे आपने कई मौकों पर प्रधानमंत्री को जरूर सुना होगा। तो पानी है, बिजली है और बिजली के साथ घर का भी हमने जिक्र कर दिया। और यहां पर हमें लगता है किसानों का जिक्र भी हो जाना चाहिए क्योंकि चुनाव में सिर्फ और सिर्फ किसान ही तो रेंग रहा है। किसानों की आय दुगनी होगी वो तो पुराना जुमला हो गया, 2017 में कहे थे 2022 तक होगा, जो हुआ नहीं। होते होते क्या होता है? होते होते ये हो गया इस देश के भीतर कि फूड सब्सिडी हमारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, मुफलिसी बढ़ गई। लेकिन हम जैसे ही सेंसस इस देश का ले आएंगे वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, हमें और गरीबी का सामना करना पड़ेगा। उसको छुपाए रखिए। और इन सब के बीच जो कृषि बजट था हमारा, वह 1,24,000 करोड़ से घटकर 1,15,000 करोड़ हो गया इस फाइनेंशियल ईयर में। जो फसल बीमा योजना थी वो 15,500 करोड़ थी, वो घटकर 13,625 करोड़ हो गई। अब सवाल यह है कि आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप यूनिवर्सिटी के हिस्से में जाते हैं, यूनिवर्सिटी को लेकर भी एक जानकारी हमारी टीम ने निकाली और ये इसलिए बहुत अच्छी जानकारी है क्योंकि सरकार इस बात का जिक्र बार बार करती है कि देखिए हमने इतनी यूनिवर्सिटी बना ली और अलग अलग क्षेत्रों में कहा कि 2014 में 723 यूनिवर्सिटी थी, आज की तारीख में 1043 यूनिवर्सिटी है। जब जानकारी अधिकारियों से और मिनिस्ट्री के जरिए पता चला तो पता चला नहीं नहीं 945 यूनिवर्सिटी ही काम कर रही है। ये तो पहला स्टेज था। दूसरा स्टेज, इन 945 यूनिवर्सिटी में अगर पुरानी 723 यूनिवर्सिटी को हटा दिया जाए तो जो 220 यूनिवर्सिटी इस दौर में बनी उसमें सिर्फ 27% स्टाफ है, यानी 73% स्टाफ नहीं है। तो कैसे पढ़ाई हो रही होगी? और जो पुरानी यूनिवर्सिटी थी उसमें तकरीबन 62% स्टाफ है, वहां भी 38% स्टाफ कम है और यहां पर 73% स्टाफ कम है। कैसे पढ़ाई हो रही होगी? यूनिवर्सिटी की इमारत बन गई, सब कुछ तय हो गया, लेकिन पढ़ाने वाला शख्स नहीं। और फैकल्टीज कितनों में नहीं है, यह जानकारी मिली कि लगभग 42% ऐसे हैं जहां पर फैकल्टीज ही नहीं है। तो पढ़ाए कौन? ये कि स्कूल चल रहा है कि एक टीचर आएगा सबको पढ़ाकर चला जाएगा। अब यहां पर बाकी सवाल भी आते हैं। आईआईटी का सवाल आता है। 16 आईआईटी से हम 23 आईआईटी पे पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने कई बार जिक्र किया, यहां पर 32% सीट खाली पड़ी है पढ़ाने वालों की, जिनका काम होता है कि आपको जाकर पढ़ाना है। ट्रिपल आईटीज, उसमें लगभग आपको 39% खाली मिलेगा। आईआईएम, इसमें लगभग 45% भर्तियां रुकी हुई हैं, 13 से 20 तक पहुंची हैं। लेकिन इसी तरह से जब एम्स का जिक्र हम आपसे इससे पहले कर चुके हैं कि हम 7 से 22 पहुंच गए, क्या स्थिति है? यहां पर 3 सवाल सबसे बड़े हैं। पहला सवाल,
इस देश की इकोनॉमी को संभालने और चलाने की स्थिति और इस देश के भीतर योजनाओं का ऐलान और प्रधानमंत्री का चुनाव के वक्त योजनाओं का ऐलान, उससे जुड़ी हुई रकम, क्या ये मैच करती है या ये मिसमैच है? यानी एक दूसरे से किसी का कोई जुड़ाव नहीं है, चुनाव है तो आप इस रूप में ऐलान कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए। तो क्या ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर आ गई है? यह चल रहा है। और इसका दूसरा हिस्सा यह है कि इसके ठीक समानांतर जो प्राइवेट सेक्टर है उसका पूरा बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है, और वह बिजली का सेक्टर हो, पानी का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो या हेल्थ का सेक्टर हो। क्योंकि इस देश के भीतर में जितने भी स्कूल कॉलेजेस चलते हैं उससे बड़ी तादाद में छात्रों की संख्या प्राइवेट हिस्सों में जुड़ी हुई है। जो बिजली जहां लिए आते वो पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन का जिक्र है वह भी प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। हमको लगता है कि इसके डाटा आपको जानकारी में आने चाहिए, जिससे बात और थोड़ी साफ हो जाएगी कि अच्छा ऐसी स्थिति है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अलग अलग जगहों पर देखिए तो इस देश के भीतर में कुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो 18,227 हैं। और अगर उसमें आप छोटे मोटे यानी जैसे मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में है उस तरीके के भी अस्पतालों को जोड़ दीजिएगा तो ये 43,486 हो जाएंगे। यानी छिटपुट झोपड़ी में भी चल रही है उसको भी मान लीजिए, जो प्राइमरी हेल्थ इंस्टीट्यूशन था उसको भी जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए तो देश भर में 43,000 है। लेकिन चलने वाले अस्पताल 18,227 हैं। लेकिन प्राइवेट अस्पताल इस देश के भीतर में 27,627 हैं। इसमें ज्यादा मेहनत मत कीजिए, इस देश के टॉप 12 शहरों को ले लीजिए, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, चेन्नई है, बेंगलोर है, चंडीगढ़ है, हैदराबाद है, पटना है। इन 12, ये तो 10 ही लिया हमने, 2 का नाम और है, 12 ले लीजिएगा। अगर इन 12 जगहों पर जो नेटवर्क हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट सेक्टर के काम करते हैं उनकी जो कमाई है, इस देश का जो टोटल हेल्थ का बजट है जो सरकार का लगभग 80-83 हजार करोड़ का है, और राज्य दर राज्य जो भी बजट है, मसलन राजस्थान का जोड़िएगा तो 22,000 करोड़ के लगभग आएगा। इसी तरीके से तमाम जगहों का अगर आप बजट जोड़ते चले जाइएगा तो जितना बजट होता है उसको 10 से गुना कर दीजिए। उतना प्रॉफिट इस देश के प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को हर बरस हो रहा है। सरकार अपने तौर पर अपनी पीठ ठोकती है कि हमने हेल्थ के सेक्टर में इतना काम किया, हमने इतना एम्स बना लिया। इसके ठीक पैरेलल में एजुकेशन में आ जाइए। एजुकेशन के भीतर में जितनी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही है, जितने कॉलेजेस काम कर रहे हैं, जितने प्राइवेट सेक्टर्स काम कर रहे हैं, 6 बड़े शहर जो इस देश के एजुकेशन हब के तौर पर जाने जाते हैं, उन जगहों पर एजुकेशन सेक्टर से कमाई जो है वो सिर्फ सालाना कमाई यानी प्रॉफिट वो 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। जो पीने के पानी से कमाई है वो तकरीबन 8 लाख करोड़ के लगभग इस देश के भीतर पहुंच चुका है। ये कमाई है, प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में प्रॉफिट था जो हमने आपको जानकारी दी। अगर इस देश को प्राइवेट सेक्टर चला रहा है और हर क्षेत्र में उसी की मौजूदगी है, तो फिर प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं और योजनाओं का ऐलान करते हैं और बतलाते हैं कि हमने इस देश के भीतर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर दिया, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना हाथ प्राइवेट सेक्टर का होता है अगर उसका एक साधारण तरीके से आकलन आपको करना है। मसलन आप यह भी सोचिए कि जो सड़कें बनाई जाती हैं उस पर टोल जो लिया जाता है वह भी पीपीपी मॉडल के तहत होता है, या फिर जो पैसा लगाता है उसको पैसा कमाना है उस दृष्टि से काम किया जाता है। हेल्थ सेक्टर में जिसको अस्पताल खोलना है उसको ज़मीन जो होती है बहुत ही नॉमिनल रेट पे दी जाती है, 1 रुपए में दे दी जाती है, 100 रुपए में दे दी जाती है, और उसको कहा जाता है आपको 25% गरीबों का इलाज भी करना है। वो करता है नहीं करता ये फिर कभी रिपोर्ट में। लेकिन स्थिति यह है कि सरकार इस देश की जो पूंजी है उसको प्राइवेट हाथों में देती है, और उसका रेशियो जो दोनों का रहता है कि सरकार को इससे कितना राजस्व मिल रहा है और इसका कितना लाभ प्राइवेट सेक्टर को हो रहा है, और प्राइवेट सेक्टर जनता को कितना
उससे खींच रहा है, इन तीनों चीज को मिलाइएगा तो आसान शब्दों में सीधे समझिए कि 100 रुपए की कमाई, जिसमें से 80 रुपए प्राइवेट सेक्टर ले गया। 20 रुपए जो सरकार के पास आते हैं उसको बढ़ाने का तरीका उस जीएसटी के जरिए होता है, उस टैक्स के जरिए होता है, उसमें चीजें और बढ़ जाती हैं। और वो फिर अलग हिस्सा है कि वो प्राइवेट सेक्टर जब किस तरीके से पॉलिटिकल फंडिंग करता है, नहीं करता है, वो एक अलग हिस्सा है। तो आखिर के जो 3 बड़े सवाल हैं, पहला सवाल, इस देश को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है और एम्स जैसे अस्पताल जिसमें 3 करोड़ 3.5 करोड़ की एमआरआई मशीन तक ना हो, अगर है तो कम पड़ गई मरीजों के सामने, उसको हम जुगाड़ कर पाने की स्थिति में नहीं है। हमारा ध्यान लगातार योजनाओं के ऐलान को लेकर है। यह पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हेल्थ का, एजुकेशन का, पानी का, बिजली का और घर का, ये सारी चीजों के वादे जो सरकार करती है और उसके जरिए अगर कहीं 10 गुना ज्यादा लाभ उन्हीं क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर कर रहा है तो फिर सरकार के होने का मतलब क्या है। और तीसरा सवाल, जो शायद आज जिस बात से बात शुरू करनी थी वो यही सवाल है, प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक है, नेता हैं या प्रधानमंत्री भी हैं? अपनी पुरानी बातों को वह नए तरीके से दोहराने की स्थिति में है या पुरानी बातों से आंख मूंद कर नए नए ऐलान करने की दिशा में है? यही सवाल सबसे बड़ा इस देश के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।